नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी और आप हैं। नमस्कार, मैं हूँ भीमसेन सिंह उज्ज्वल। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शब्दों में अनेकता एकता संघ साहित्य गैलरी साहित्य संगी एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी एंड एकता तिवारी स्टूडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रविवार आपके साथ मुलाकात करने आते हैं, एक नई चर्चा परिचर्चा लेकर के आते हैं अपने हिंदी साहित्य के साथ। आज जो हमारी विशेष चर्चा परिचर्चा और पॉडकास्ट है, आप शुरू कीजिए। साथियों, आज की चर्चा परिचर्चा हम आरंभ करें उससे पहले उस कवि की पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज सौभाग्य है। वो लिखते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और फिर वो आगे लिखते हैं कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। एक ऐसा कवि जिसका जन्म हुआ 3 अगस्त 1886 को झांसी के एक चिरगांव नामक गांव में, जिनकी माता का नाम था काशीबाई और जिनकी पत्नी थी सरजू देवी। यूं तो उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अधिक नहीं हो पाई। अधिकांश पढ़ाई उनकी स्वाध्याय पढ़ाई हुई, चाहे वो संस्कृत हो, बांग्ला हो, या उस समय जो भी वो पढ़ रहे थे, तो वो आसपास के माहौल परिवेश के आधार पर उनकी पढ़ाई हुई। ऐसा एक ऐसा कवि जिन्हें हम जानते हैं भारत के पहले राष्ट्र कवि के नाम से, हिंदी खड़ी बोली का जिन्होंने पहला महाकाव्य लिखा, जिन्होंने महात्मा गांधी जी जिनको प्यार से उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद उनको उपाधि देते हैं राष्ट्र कवि का। प्रथम राष्ट्र कवि ऑफ आवर नेशन, भारत। भारत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडिया हम ब्रिटिशों के बाद कहने लगे, लेकिन वो तब भारत ही था जब आप हमारे पहले राष्ट्र कवि जी राष्ट्र कवि बने। जी, यूं तो राष्ट्र कवि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है, स्थान प्राप्त है। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी साहब हैं, ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन पहला नाम आता है जिस कवि का, उनका नाम होता है, आप बताएंगी? मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में आज हम आपके साथ अपना थोड़ा सा ज्ञान साझा करना चाहेंगे, ताकि आप तक भी वो पहुंच पाए और जो जानकारी आपके पास हो वो कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ शेयर कर पाए। बिल्कुल। और आपने माता जी और पत्नी जी का जो खूबसूरत माता जी का चित्रण पत्नी जी किया का तो नाम किया, के साथ, लेकिन पिताजी का छूट गया। पिताजी उनके सेठ रामचरण गुप्ता जी, जो कि उस समय के एक बहुत प्रतिष्ठित कवि थे। करेक्ट। इस ये बस वही चीज मुझे थोड़ा सा मिसिंग सा लगा, मैंने कहा मैं कहूँ इससे बेहतर होगा मैं याद दिला दूं और आप उनका पूरा परिचय परोस दें हमारी ऑडियंस के लिए। तो ये तो हमने आज की चर्चा परिचर्चा, आज के पॉडकास्ट के जो हमारे राष्ट्र कवि के ऊपर, जिनके मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हम बात करने वाले हैं, पर्चा खोल दिया। आगे आते हैं उनकी ढेर सारी रचनाओं पर। उनकी रचनाओं के बारे में हम बात करें उससे पहले उनके अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। उन्हें उनके कौन सी किताब के लिए पद्म भूषण मिला? भारत भारती, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी, जो एग्जैक्टली। देशभक्ति की ऊर्जा से ओत-प्रोत है। और ये उस वो समय काल था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था, अधीन था। अधीन था। और उस समय के जो युवा थे, उस समय के जो क्रांतिकारी बंधु लोग थे, वो इनकी कविताएँ पढ़ के अपने अंदर एक ऊर्जा का आह्वान करते थे। जिस जोश की उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक दिया जलाने के लिए इतने सारे एलिमेंट लगते हैं, लेकिन वो जो चिंगारी माचिस से लगती है ना, वो माचिस का काम करती थी हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की कविताएं। भारत हम भारती, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मुझे लगता है कि अगर आप गुप्ता जी की किसी भी कविता, किसी भी रचना को नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले आप भारत भारती पढ़िए। मैंने इसका जिक्र क्यों किया आपको पता है? बताइए। ताकि आप इसका टाइटल, जो मैंने एक्चुअली अवार्ड का पहले कहने का कारण ही ये था कि उनकी विश्व प्रसिद्ध भारत भारती की बात पहले कर ली जाए, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है मेजरली लोगों ने पढ़ा हुआ है भारत भारती। नहीं, अधिकांश लोगों ने नहीं पढ़ा है। वो अधिकांश वो कौन से लोग हैं मैं बताती हूँ आपको। जिन्हें अपने भारत से, अपने साहित्य से प्रेम नहीं है, या जो रचना किसी भी तरह की, कला किसी भी तरह की,
या किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट, ड्रामेटिक्स, सिनेमैटिक, इन तरह की किसी भी ज़ोन में नहीं कनेक्टेड है। उन सब ने तो पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो ब्रीफली उन्हें नॉलेज है, क्योंकि बिना आपकी जानकारी के तो हम एग्ज़ाम दे ही नहीं पाते हैं ना। तो जो हमारी किसी भी स्कूल की एंट्रेंस जब होती है, जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या, सब्जेक्टिव में भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। उनकी क्वेश्चन ही आती है 10 से 15, 15 से 25 ऐसे मार्किंग वाली। बिल्कुल, तो एनसीईआरटी की किताबों मेजरली में भी है, बाकी जो अलग-अलग स्टेट के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी है, और जो वन डे टू डे एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के लिए वो उसमें भी है। हाँ, ये तो आ गए हम सर्विस क्लास वाले में। मैं जो बात कर रही हूँ, जो एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, वो पर्टिकुलरली ड्रामा स्कूल्स की बात कर रही हूँ। किसी भी जगह के जो ड्रामेटिक या सिनेमैटिक फिल्म इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ का जो अब एडमिशन के जो पहला प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम, उसमें सवाल होता ही होता है। बिल्कुल। तो मेजरली उन सबको पता होता है, और बाकी वो अधिकांश वो हैं जिनको भी, जो आप कह रहे हो अधिकांशों ने नहीं पढ़ा, वो हैं जिनका हमारी इस दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं। ये दुनिया से लेना-देना नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन तक पहुँच नहीं है, बहुत, क्योंकि जो हमारा हिंदी साहित्य है उसका कुनबा जो है बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा हिंदी साहित्य लिमिटेड तो पढ़ नहीं डाला है। है, चाट डाला है, बहुत बड़ा है। हमने भी बहुत सीमित ही पढ़ा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो अगर उनको अपने भारत का इतिहास और जानना ये है, नाम ऐसा है, उन्हें अगर भारत का इतिहास जानना है और अपनी संस्कृति से, अपनी धरोहर से प्रेम है, और आज जब अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग स्तंभों के बारे में, अलग-अलग मंदिर, मस्जिदों के बारे में जब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आप जब भारत भारती को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज वो क्या है, पहले वो क्या था। उसमें 3 चीज़ें आपको दिखाई देंगी, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तीनों को योजनाबद्ध तरीके से लिखा है गुप्ता जी ने, भारत भारती में। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ऑफ बुक रीडिंग है, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे प्रोग्राम की तरफ से, कि भारत भारती बाय मैथिली शरण गुप्त जी, वो पढ़िए ही पढ़िए पहली फुर्सत में। ये हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मुझे है। लगता है कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले आप भारत भारती या कुछ अंश अगर हाँ, मैंने कुछ-कुछ निकाल के पढ़ के रखा है। रखें तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। हाँ, तो शुरू करती हूँ। ये व्यर्थ वो शिक्षा कि जिससे देश की उन्नति न हो, जापान के विद्यार्थियों की सुक्ति है कैसे अहो। साहब, हमें यूरोपियन हिस्ट्री न अब दिखलाइए, बेलन की रचना हमें करके कृपा सिखलाइए। करके सुशिक्षा की उपेक्षा यो पतित हम हो रहे, हो प्राप्त पशुता को स्वयं मनुज अपना खो रहे। आहार निद्रा आदि में नर और पशु क्या सम नहीं, है ज्ञान का बस भेद सो भूले उसे क्या हम नहीं। धर्मोपदेशक विश्व में जाते जहां से थे सदा, धर्मोपेशक विश्व में जाते जहां से थे सदा, शिक्षार्थ आते थे यहाँ संसार में जन सर्वदा। अज्ञान के अनुचर वहां अब फिर रहे फूले हुए, हम आज अपने आप को भी है स्वयं भूले हुए। अपमान हाय, अपमान हाय सरस्वती का कर रहे हम लोग हैं, पर साथ ही इस दृष्टता का पा रहे फल भोग है। निज देवता के कोप में कल्याण किसका है भला, हम मोह मुग्ध फंसा रहे हैं आप ही अपना गला। ये एक हमने पैराग्राफ निकाला था आपके लिए भारत भारती से। तो भारत भारती से आगे कुछ हमने भी कुछ कविताएँ निकाली हैं छोटे-छोटे 2 हाँ। अंशों में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी, हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व से भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे भारत भारती में मैथिली चंद्रगुप्त जी लिखते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है।
हाँ, बुद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। विधि ने किया नरशिष्ट का पहला यही विस्तार है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विधा कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनको उच्चता के आज कुछ हैं और खड़े। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुल लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ। इस तरीके की रचनाएं आपको भारत भारती में देखने को पढ़ने को मिलेंगी। भारत भारती की बात इसलिए भी इतनी जोरदार तरीके से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि उसमें जैसा कि आपने बताया कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंपाइल्ड है, उसकी अपनी एक ब्यूटी है। इसलिए हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं पढ़ने के लिए। और एक और स्पेसिफिकली उनकी राइटिंग के बारे में हम बात करें, मैथिली शरण गुप्त जी की, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते ही होंगे। हीरो किसी भी कहानी का या हीरोइन किसी भी कहानी की वो होती है या वो होता है जो सब कुछ कर रहा होता है ना, करता धरता उसी का डंका बजता है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने काउंटर पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी के सारी अपनी रचनाओं को लिखा है। फिर वो उर्मिला के पॉइंट ऑफ व्यू से साकेत, फिर वो यशोधरा यशोधरा हो, गौतम बुद्ध की वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने लक्ष्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। बहुत ही सुंदर काव्य संग्रह है एक, पंचवटी। पॉइंट इज, उनके जितनी भी राइटअप्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू है काउंटर पार्ट के, जो कि करता धरता नहीं है उस पीस ऑफ फील्ड का। तो उसकी मनस्थिति क्या होती होगी। फिर वो यशोधरा है जो बुद्ध के चले जाने पर सबने बुद्ध का डंका बजाया कि बुद्ध चले गए, उन्होंने इसकी प्राप्ति की, उन्होंने जन कल्याण के लिए सब कुछ त्याग दिया एंड बहुत सारी बातें। लेकिन उसी का काउंटर पार्ट उनकी वाइफ क्या फील कर रही होगी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया कैसी रही होगी उनके जाने के बाद। वहीं उर्मिला के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब राम और जी और सीता जी को वनवास मिला तो उर्मिला को छोड़ करके एक झटके में लक्ष्मण चले गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं अपनी पत्नी के लिए और राज के लिए चलो छोड़ दो, बट अपनी पत्नी के लिए तो रुक जाऊं। नहीं भी रुक जाऊं तो उर्मिला को साथ ले लेते। नहीं नहीं, उर्मिला जी का तो जो देखिए जितना हमने पढ़ा सुना और देखा है, उर्मिला जी ने तो खुद ही मना कर दिया था कि मैं ये जंगल वाला जीवन नहीं जी पाऊंगी। तो उनके उर्मिला जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके पीछे से उन्होंने किस तरह का जीवन जिया या देखा, या अपने मन में कितना दुख लेकर के भी वो वहां पर रही, उनके पूरे बाकी परिवारजनों को संभाला, अपने आप को संभाला, और क्या क्या परिस्थितियां ये बहुत खूबसूरती से गुप्त जी ने ढांचे में ढाली हैं। तो ये हमने और कहीं पे किसी और तरह के राइटर की राइटिंग में नहीं देखा है कि जब किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर की या हिस्टोरिकल कैरेक्टर के बारे में हम लिखे पढ़े तो उसके काउंटर पार्ट के पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को गढ़ते हुए हमने नहीं देखा। ये उनकी लिखाई की खूबसूरती है। ऐसी ही बहुत पंचवटी से मैंने छोटी सी काव्य संग्रह है ये, इसमें से एक, और मतलब ज्यादा नहीं, दो ही चीजें मैं पढ़ना चाहूंगी इसमें से। हम्म करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता का सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। ये जिस पॉइंट पर लिखा गया है, 15 नंबर पे लिखा गया है, इससे पहले तक की कहानी में ये सब हो रहा है कि वो जंगल पहुंच चुके हैं, सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी। अब लक्ष्मण जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूरा काव्य संग्रह है, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं जानवरों के भीतर इतना प्रेम स्नेह, वो जिस तरह से आकर के भाभी माँ के इर्द गिर्द पूरे टाइम उनका एंटरटेनमेंट करते हैं, उनको लाड़ दुलार देते हैं, तो मैं जानवर को जानवर तो कह ही नहीं सकता। जो हम बात बात पर आज की तारीख में इन टुडेज एरा हम बात बात पर
गाली-गलौच के नाम पर किसी और व्यक्ति को जानवर कह देते हैं ना, तो इनका कहना यहाँ पर ये है कि भाई मैं तो गुस्से में भी आकर किसी व्यक्ति को जानवर नहीं कह सकता, क्योंकि जानवर का जो रूप उन्होंने देखा, वो इतना सुंदर, इतना प्यारा, प्यार देने वाला। तो मैं पशु को भी पशु कोई कहेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा। कितनी सुंदर तरीके से पशु को व्याख्या किया है यहाँ पर। एक और मतलब है तो सारी के सारे ही पूरा का पूरा ही सुंदर, छोटा सा आप वक्त निकाल के पढ़िएगा जरूर। और एक और मैंने इसमें से निकाल कर के आपके लिए रखा है, पहनो कांत तुम ही यह मेरी जयमाला सिवरमाला, बनो बने अभी प्रसाद तुम्हारी यह एकांत पर्णशाला, मुझे ग्रहण कर इस भामा के मुझे ग्रहण कर इस भामा के, भूल जाएंगे ये भ्रू भृंग, हेमकुट कैलाश आदि पर सुख भोगोगे मेरे संग। ये बात शूर्पणखा कह रही हैं कि मतलब उनसे उनका जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था, बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशन चल रहा था, उसके बाद एक पॉइंट पर आकर वो मुझसे उनसे कहती हैं, तुम जो मैं ये फूलों की माला तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, तुम इसे पहनो, इसके बाद जो चेंज होगा ना, वो तुम भी सोच भी नहीं सकते। मतलब तुम कैलाश पर भी जाकर के बैठ सकते हो और इतने सारे सुखों को भोग सकते हो जिनकी तुम सपने में भी वो कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह की कॉन्वर्सेशन इतनी खूबसूरती से यहाँ पर रची गढ़ी गई है। एक और पैराग्राफ है यहाँ पे, मुस्काई मिथिलेश नंदिनी, प्रथम देवरानी फिर सौत, अग्रीकृत है मुझे किंतु तुम, मांगो नहीं न मेरी मौत, मुझे नित्य दर्शन भर इनके, तुम करती रहने देना, कहते हैं इसको ही अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना। मतलब कॉन्वर्सेशन अभी सुबह हो जाने के बाद वहां पे सीता जी भी आ गई थी, सीता जी ने भी हस्तक्षेप किया, फिर राम जी को बुलाया, राम जी को बताया कि ये आई हैं, इनसे विवाह करना चाहती हैं, और बहुत सारी पूरी डिटेलिंग में उन्होंने उनको बताया। तो राम जी से ही उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख डाला कि भाई तुम्हारे छोटे में तो अकड़ है, तुम बड़े हो और बड़ों का बड़प्पन तुम में है, तो अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो सीता जी मुस्कुरा करके उससे कहती है, शूर्पणखा से, कि पहले तुम देवरानी बनना चाहती थी, अब मेरी सौत बनना चाहती हो, कि भाई सब कुछ तो ठीक है पर ये मत करो तुम। हाँ, क्योंकि तुम इनको ले जाओगी तो किसी और जगह ले जाओगी, भाई मेरे सामने तो, मेरी नजरों के सामने तो मैं ओझल हुए तो मेरे तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, मर जाऊंगी। और जो तुम कर रही हो इसी को कहते हैं उंगली पकड़ाई, तो पूरे का पूरा हाथ पकड़ लिया। कितनी सुंदरता से लिखा हुआ है, कहते हैं इसको ही अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना। मतलब उंगली पकड़ाई हमने तो, आपने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। इतनी खूबसूरती से और बहुत ही सरल तरीके से, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है कि आप ये छोटे छोटे से ब्रीफिंग जो लिखी हुई है, पूरी पंचवटी का किस्सा लक्ष्मण जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है इसमें, तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त वो हैं जो जिनकी जो भाषा है वो इतनी सरल, सहज, प्रभावपूर्ण है, और अलंकार भी और मुहावरे का उसमें प्रयोग भी है, तो वो इतनी सरलता से है ना कि एक गांव का जो किसान होता है वो भी समझ लेगा, और एक पीएचडी करने वाला जो शोधार्थी होता है वो भी आसानी से समझ लेगा। इजी एंड इन मीटर, बिल्कुल वैसी वाली इस तरीके की कविताएं हैं आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी की। अभी हम बात कर रहे थे साकेत की, बात कर रहे थे भारत भारती की, ऐसे ही उनका काव्य यशोधरा, जैसे कि आपने बताया कि बुद्ध के चले जाने के बाद यशोधरा की जो मनोस्थिति होती है, तो या फिर उर्मिला की अगर हम बात करें, साकेत में उर्मिला की बात करें, तो वो जो गुप्त जी हैं, वो इतिहास के ऐसे पात्रों को, ऐसे उपेक्षित पात्रों को खोज के लाते हैं, जिसको कभी पर्दे पे, जिसको कभी याद नहीं किया गया, जिसको हम उपेक्षित मानते हैं, या जिसको हमारे आंखों के सामने वो कभी आया ही नहीं। तो ऐसे किरदारों को खोज के लाते हैं और अपने काव्य का हिस्सा बना के उसको पूरा अमर कर देते हैं। वैसी ही बात कह लें कि हम गांधी जी के एसेसिनेशन को गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इनफैक्ट गांधी जी हर वक्त हम लोगों की नजरों के सामने रहे, मतलब हमारी मतलब से जनरेशन की गैप तो है ही, बट हमारे लिए भी किताबों में या आर्कीव्स में जहां भी हम कुछ भी उठाकर देखें तो गांधी जी हमारी नजरों के सामने है। लेकिन वहीं गोडसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने एसेसिनेट किया गांधी जी को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अलग जर्नी होगी। ये उसी तरह की बात है कि उन्होंने हर उस उपेक्षित किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी रचनाएं गढ़ी हैं।
बिल्कुल, अगर वो वाल्मीकि जी का रामायण हो या रामचरितमानस हो, जो भी आप पढ़ेंगी तो आपको उसमें एक किले में दिखाई देंगे राम, सीता और लक्ष्मण जी। लेकिन उर्मिला का ज़िक्र कभी नहीं आता, लेकिन मैथिली शरदगुप्त जी ने उर्मिला को अमर बना देते हैं। उसका किरदार इस तरीके से गढ़ते हैं कि वो लक्ष्मण जी के चले जाने के बाद 14 साल तक वो किस मनोस्थिति, किस परिस्थिति में है और किस तरीके से उनका इंतज़ार करती है। ऐसे ही यशोधरा, बुद्ध तो चले गए छोड़ नहीं, और के। जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने खुद ही मना किया उर्मिला ने कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं, उसका बात पॉजिटिव कारण भी है एक। खुद को मना करने का पॉजिटिव, नकारात्मक, सकारात्मक वो सारी बातें अलग हैं। आप किसी को मना कर दो कि आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, मेरी और भी ज़िम्मेदारियाँ जो भी हैं। हाँ, लेकिन वो आपका इंतज़ार कर रही है 14 सालों तक किस करेक्ट। तरीके से, उस चीज़ को लिखा है मैथिली शरदगुप्त जी ने साकेत में। बात उसकी नहीं, है। उसी एक बात को कह रही हूँ कि उर्मिला जी की जिम्मेदारियों में से, यहाँ जहाँ रहते हुए जिम्मेदारियां निभाने के अलावा उन्होंने ना कहकर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये निभाई कि आप जिस कारण से जा रहे हैं, आप जा रहे हैं अपने भाई और भाभी की सुरक्षा या उनकी सेवा के लिए। अगर मैं रहूंगी तो मैं एक डिस्ट्रैक्शन बन जाऊंगी और मैं वो बनना नहीं चाहती। तो ये पॉजिटिव कारण था, और एक यहाँ रहते हुए निभाने वाली जिम्मेदारियों से बड़ी जिम्मेदारी निभाई उन्होंने ना कह के। और यही पॉइंट ऑफ व्यू साकेत में भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से कवर किया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। एक बहुत सुंदर मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रह के निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन का, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, संभलो कि सुयोग न जाए चला। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना। पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमृत विधान करो। दव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गूंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो निराश ना करो मन को। क्या बात है। ये वो रिवॉल्यूशनरी राइटिंग है जिसकी बात अभी कर रहे थे हम कि जब क्रांतिकारी पढ़ते थे तो जिस तरह की रचनाओं को वो पढ़कर अपने अंदर जोश भरते थे, वो ये वैसी वाली रचना है, ये वही वाली रचना है, वैसी वाली नहीं, ये वही वाली रचना है। इसमें से एक और यहाँ पर है मेरे पास जो शेयर करनी है रचना आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की। मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। जीवन ही जड़ जमा रहा, निज नव वैभव कमा रहा। पिता पुत्र में समा रहा, ये आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है। नया जन्म ही जग पाता है, नया जन्म ही जग पाता है। मरण मूड सा रह जाता है, एक बीज सौंप जाता है। सृष्टा सदा सदय है, जीवन की ही जय है। जीवन पर 100 बार मरूं मैं, जीवन पर 100 बार मरूं मैं। क्या इस धन को गाढ़ करूं मैं, यदि न उचित उपयोग करूं मैं, तो फिर महाप्रलय है, जीवन की ही जय है। और जीवन यहाँ शब्द से मायना नहीं है, जीवन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो फ्लोइंग है, ऑन गोइंग है, जो चलता हुआ चीज है। जैसे नदी चलती हुई है, खूबसूरत है, बहती हुई है तो निर्मल है, निश्चल है, रुक गई तो कचरा है। वही पैसों के या किसी भी अमूल्य चीज के बारे में भी उन्होंने कहा कि चीजों को इकट्ठा करके क्या गाड़ के क्या कर लूंगा मैं, है ना? लेके तो चला नहीं जाएगा इंसान। तो जो जीवन है, जो मूविंग चीज है,
उसी की जय है, तो चलते चलिए, रुकिए नहीं। इतनी खूबसूरत तरीके से वो बातों को समेटते हैं। आप कुछ पढ़ रहे हैं? जी, पढ़ने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग एक जो काल था, उस काल में सबसे महत्वपूर्ण जो कवि का नाम आता है, वो कवि होते हैं मैथिली शरण गुप्त। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जिससे प्रभावित होके जिनकी प्रेरणाओं से वो अपनी कविताओं में राष्ट्र प्रेम और संस्कृति की भाव भंगिमा को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए उन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है और उस कवि की एक कविता जिसका नाम है आर्य। वो सवाल करते हैं और लिखते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आज़ादी के इतने सालों बाद भी मैथिली शरण गुप्त जी बहुत ही प्रासंगिक है और एक कविता आज भी लगती है कि ये उस समय लिखी गई थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिल्कुल स्थिति जस की तस है। बराबर। तो कविता कुछ यूँ है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे कभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ और खड़े हैं। वे आ रही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे मंदिनी तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से दरिद्र होते थे सदा। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यहीं थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखरासीन थे। मन से वचन से कर्म से वह प्रभु भजन में लीन थे, विख्यात ब्रह्मानंद के वे मनोहर मीन थे। इस तरह की कविताएं, इस तरह की रचनाएं आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हैं। अगर आप उनको नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, आप पंचवटी पढ़िए या भारती पढ़िए या आप साकेत पढ़िए। स्त्री मन की पीड़ा जाननी है तो आप यशोधरा पढ़िए, विष्णु प्रिया पढ़िए। लिस्ट है हमारे पास आपको देने के लिए। और एक और बात, जिस समय मैथिली शरण गुप्त जी इसलिए भी उन्हें हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि कहा जाता है कि जिस समय वो कविताएं लिख रहे थे या जिस समय वो कविताओं लिखने की शुरुआत कर रहे थे, उससे पहले कविताएं ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। हिंदी कविताएं ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, लेकिन जब मैथिली शरण गुप्त जी आए तो इन्होंने हिंदी खड़ी बोली में महाकाव्य, साकेत महाकाव्य लिख के अपना एक स्थान बनाया। उसके बाद से स्थान के खड़ी, साथ साथ उसके पूरा बाद चेंज कर दिया माहौल को चेंज कर दिया और उसके बाद से खड़ी बोली में कविताएं लिखी पढ़ी जाने लगी। एग्जैक्टली। इसलिए उन्हें खड़ी बोली का भी कवि कहा जाता है। उन्हीं ने एक नया जॉनरे एक स्टार्ट किया खड़ी बोली में कविताओं की लिखाई का। ये है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी, और इनके बारे में जितना ज्यादा आप घुसेंगे, जितना डेप्थ में आप जाएंगे, आपके अंदर उतनी ही ऊर्जा भरती चली जाएगी, उमड़ती चली जाएगी। उसका कारण ये नहीं है कि और कवियों को पढ़कर नहीं हो सकता, होता है, लेकिन आपकी जो लिखाई है उसमें वो जोश, वो आक्रोश और वो फायर जिसे कहते हैं ना, क्योंकि ये उसका कारण बहुत, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि वो उल्टी दिशा को पकड़कर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है बेसिकली। उल्टी दिशा से मेरा मतलब है कि हीरो हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि जो झेल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब वो आप ऑपोजिट पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं जिसकी तरफ कोई नजर ही नहीं पड़ी है कभी आज तक, तो कितनी फ्रेशनेस आपको मिलेगी पढ़ने में भी लिखने में भी। तो ये लिखाई में उनको मिली, पढ़ने में हमें मिल रही है। और वो एनर्जी और वो फायर इस वजह से है क्योंकि जब आप किसी की दर्द को, किसी की पीड़ा को शब्द देते हैं तो वो ऐसे ही जोश में निकलते हैं, इसी तरीके से निकलते हैं जो हमें पढ़ने पर अलग तरह की तड़प दे देते हैं। फायर से मेरा तड़प था। एक और सवाल अक्सर सामने आता है कि क्या राष्ट्रकवि किसे कहते हैं। मतलब आजकल कवि सम्मेलन में अगर आप देखें तो अक्सर पोस्टरों पे बड़े बड़े कवियों के बड़े बड़े पोस्टर के नीचे नाम छप के आता है, फला राष्ट्रकवि, फला राष्ट्रकवि। जो देशभक्ति कविताओं के नाम पे पाकिस्तान को गाली देते हैं, चाइना वालों को गाली देते हैं।
अभी उनकी तो देशभक्ति किसी को सिर्फ भी कह देते हैं। इतनी तक ही है कि वो देशभक्ति का मतलब यही समझते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाकी अलग देश मुर्दाबाद। और वो भर-भर के देशभक्ति कविताओं में अलग मुल्कों को गाली देते हैं। उनको तो वो लगता है कि राष्ट्र कवि हो गए। देशभक्ति यही है, हुँ। राष्ट्र कवि उसे ही कहते हैं। लेकिन जब आप रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी को पढ़ेंगे, जब आप आदरणीय मैथिली शरद गुप्त जी को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, तब आपको असल मायने समझ में आएगा कि राष्ट्र कवि कौन होता है और राष्ट्रीय कविताएँ कैसी लिखी जाती हैं और किसे कहते हैं। एग्ज़ैक्टली। देखिए, एक तो वो दौर भी वैसा ही था, जिस वक़्त उनकी लिखाई चल रही थी, आज हमारे पास है। आज़ादी वाला ही समय था वो, उन्होंने खुद सबने पार्टिसिपेट किया है, किसी ने एक्टिवली, किसी ने पैसिवली, किसी ने फ्रंट पे रहकर, किसी ने बैक सीट पर रहकर, बैकबोन बन के। तो ये सभी पार्टिसिपेंट रहे हैं, उस दौर में, अपने देश को आज़ादी आज़ादी दिलाने के लिए। और उनकी उसके साथ-साथ उन्होंने अपनी इस लिखाई की कला के माध्यम से भी बहुत सारी ऊर्जा सबको दी। तो उस टाइम पर यदि ये हो जाता ना, जो आज किसी को भी मुँह कह देते हैं फलाना कवि, ढिमकाना कवि, उस वक़्त कह देने में एक एक्चुअली फैक्ट है, उस वक़्त तो सभी को कहा जा सकता था, जो भी लिख रहा था। क्योंकि वो हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा था उस एक्टिविटी में, उस बैटल में, उस फाइट में, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी भारत को आज़ाद कराने के लिए, तो उस मायने में। लेकिन राष्ट्र कवि का तमगा मिलना ही इनकी शुरुआत ही पहले राष्ट्र कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद तो फिर सभी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हाँ, जो कहते हैं ना कि इनिशिएटर कौन था? तो बापू ने मतलब हमारे गांधी जी ने सबसे पहला राष्ट्र कवि का टाइटल या सम्मान जिसे दिया वो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब आज की तारीख के लोगों को तो मैं कुछ नहीं कहूँगी जो कवि हैं कविताएँ लिखते हैं गाली-गलौच दे देना इज़ नॉट कविता, किसी को डिमीन कर देना इज़ नॉट कविता। अब वो किसी में इंसान भी हो सकता है, किसी में देश भी हो सकते हैं, दूसरे राष्ट्र भी हो सकते हैं। मैं किसी को डिमीन करके गाली-गलौच करके अपने आप को स्वघोषित कवि, राष्ट्र कवि हो जाना मैं मतलब काउंट ही क्या करूँ? तो कम काउंट ही नहीं करती तो फिर जजमेंटल भी नहीं हो सकती, तो फिर कंपैरिज़न तो आता ही नहीं है। लिस्ट ही निल है वहाँ पर उस मामले में। तो बहरहाल हम लौटते हैं हमारे राष्ट्र कवि श्री आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी के ऊपर। तो हमने हमारी तरफ से जो हमारे पास अवेलेबल बुक, कविताएँ और चर्चा परिचर्चा की चीज़ें, मटेरियल था हमने आपके साथ साझा किया। आपके पास जो कुछ भी हो, जो छूटा तो बहुत कुछ है, बस ऑफ कोर्स एक टाइम लिमिटेशन भी है और दूसरा उसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें ना ऐसे ऐसे बयाँ नहीं की जा सकती, ये पढ़कर ही फ़ील हो सकती है। हमारी ड्यूटी ये हम समझते हैं मॉरल ड्यूटी कि आप सभी को अ, अपनी जड़ों से वापस जोड़ें, अपनी जो विरासतें हैं, ये सारे जितने भी लोग हैं, ये हमारी विरासतें हैं, उनकी तरफ वापस मोड़ें, उन्हें आप जानें। अब जब जिनको आप जानेंगे, जिनकी तरफ आपका अपना रुझान पर्सनल लेवल पे जाएगा, आप उन्हें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो हम अपनी मॉरल ड्यूटी ये समझते हैं कि हम अपने हिंदी की तरफ आप सबको लौटाएँ, हम अपने लिटरेचर की तरफ लौटाएँ, अपनी जितने भी ये लोग हमारे जो धरोहर हैं, उनकी तरफ लौटाएँ। तो आज की हमारी इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के रूप में हमने आपके साथ साझा की अ, आप लोग जाइए, उनके बारे में और जानकारी लीजिए और यहाँ हमारे थ्रू आपको जो किताबों के नाम जाएँगे, मिलेंगे, उन्हें तो पढ़िए ही पढ़िए। भारत भारती तो ज़रूर ही पढ़िए। आज का हमारा ये जो पॉडकास्ट है आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे सभी पेजेस से कनेक्ट करना ना भूलें। इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल्स। प्लस हम पेड प्रमोशन करते हैं बुक्स का, तो जहाँ भी आपको लगता है कि आपके पास किताब इस तरह की है जिसका प्रमोशन होना चाहिए हमारे पॉडकास्ट पे, तो प्लीज डू कनेक्ट ऑन शब्दों में अनेकता एकता संघ एंड साहित्य गैलरी। तो आप कुछ शब्द ऐड ऑन करना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे इस बातचीत को अपना प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं निरंतर और हम चाहते हैं कि आप आगे ही अपना प्यार, स्नेह ऐसे ही बनाए रहिए और खुद तो सुनिए ही अपने इस तरीके के बातचीत को पसंद करने वाले लोग जो अभी आपके आस-पास लोग हैं, उन तक हमारी बातचीत को पहुँचाइए। यस, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, करेक्ट। सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। हर रविवार एक नई मुलाकात, एक नए इंसान, एक नए लेखक, कवि के साथ।
हम आते रहेंगे आपके सामने, बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बातचीत में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।